नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोबारा आपके समक्ष हिंदी मॉक टेस्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। मॉक टेस्ट 1 का जो वीडियो पड़ा था, मैंने देखा आप लोगों ने बहुत उसके ऊपर उत्साह दिखाया, बहुत से लोगों ने प्रश्नों को हल किया और उसे देखा, और मुझे उम्मीद जैसी थी वैसा ही आप लोग ने किया भी। जितने भी लोग हैं उन्होंने पूरा देखा है, चीज़ों को समझा है, और है थोड़ी सी ही गागर में सागर के समान, लेकिन देखिएगा बूंद बूंद करके एक दिन ये घड़ा एक दिन भर जाएगा। और जिस दिन हमारे सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये इतनी पक्का अपनी ओर से बोल सकता हूँ कि उस दिन आपका हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि समय और परिस्थिति तो कोई जानता नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से हर तरह से तैयार रहेंगे। चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, हमको हर एक प्रश्न का सही, सटीक और निर्णायक उत्तर देना ही देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतने शानदार प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आभास होगा कि वाकई में बहुत अच्छे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सब प्रश्न ऑलरेडी हमारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। मैंने पहले उन प्रश्नों का चुनाव किया है जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग उन प्रश्नों का चुनाव करेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 3। अब देखा जाता है कि स्वरों का कई तरह से वर्गीकरण होता है। पहला जिह्वा के आधार पर, दूसरा मुख के खुलने के आधार पर, तीसरा ओठों की स्थिति के आधार पर, और चौथा हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर। तो यहाँ जिह्वा के आधार पर स्वरों का प्रकार पूछा है, तो वो 3 होगा। तो वो कौन कौन से 3 होंगे दोस्तों? पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और फिर होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आपके क्या होते हैं? आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पे उच्चारण से कोई लेना देना नहीं है। स्वर होता है कि यह बिना किसी के सहायता के या बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है व्यंजन, तो आप कहते हैं कि यह स्वर की सहायता से क्या करें? बोले जाते हैं। और विसर्ग क्या है? विसर्ग एक ध्वनि है जिसमें आप क्या कहते हैं? अंग और अह के बाद जो लगता है वो किसका साइन लगता है? विसर्ग का ही साइन लगता है। ठीक है ना। और विसर्ग में जो मूल ध्वनि आती है वो अह, ह की ध्वनि आती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब जरूर कोई यहाँ पे विकल्प तीसरा हो सकता है। तो दोस्तों वो विकल्प क्या होगा? स्वर। क्यों ऐसा होता है कि स्वर में अगर मैं बोलता हूँ अ, तो अ को बोलने में किसी के सहयोग या अवरोध नहीं उत्पन्न होता, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ क, तो क को बोलने में क धन अ, इसका मतलब जब तक अ सपोर्ट नहीं करेगा क को, तब तक क नहीं बोला जा सकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका स्वर। सही उत्तर आपका कौन सा होगा? स्वर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के, तो स्वर में तो
आपको पता ही है कि बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है कि यह क्या होता है, स्वर के बाद आता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे लग रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से इन तीनों का निर्माण होता हो। तो विकल्प एक बचता है, कौन सा, अक्षर। अक्षरों का निर्माण क्या होता है, एक से अधिक वर्णों के मेल से होता है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण नाम सुनते आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई नई चीज़ है। सघोष को ही आपको क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। सघोष का ही दूसरा नाम क्या है, घोष। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पढ़ा है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ क्या होती हैं, झनकृत होती हैं, वह सघोष कहलाते हैं। और इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप कहेंगे ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ क, ख, ग, घ, अंग। तो क क्या हो गया पहला, ख क्या हो गया दूसरा, ग क्या हो गया तीसरा, घ क्या हो गया चौथा, और अंग क्या हो गया पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। और पहला और दूसरा क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, क है, नहीं है, च नहीं है, ट नहीं है, तो बचा क्या, ज। तो ज आपका क्या आ जाएगा, जिसमें ये सघोष की कैटेगरी में आ जाता है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, ए। अगला है, अतियुक्ति शब्द में संधि है। तो अतियुक्ति में क्या होगा, दीर्घ, गुण, यण, अयादि। तो अब देखते हैं नियम से। दीर्घ अगर संधि होगा तो दीर्घ में हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ अंत में आएगा। गुण में होगा तो ए, ओ, और आएगा। ठीक है, और अयादि अगर होगा तो आए, आय, औ, आओ, ये आएगा उसके प्रोनाउंसिएशन में। और यण होगा तो आएगा य, व, र। तो देखते हैं इन सब में सबसे मैच कौन सा कर रहा है, य वाला कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो य वाला ही इसका क्या होगा, मैच कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये मैच कैसे करता है। तो हम यण में जब जाएंगे तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग लिखेंगे अति धन युक्ति। क्या हो जाएगा, अतियुक्ति। तो अ का त में से क्या निकला, ई, और प्लस यू में से क्या निकला, उ। ई और उ के मेल से क्या बनता है, यू। यह पर कौन सी मात्रा होगी, छोटा उ। तो जब यह जाएगा त से इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, अत, और त उसमें बचा हुआ है, और आधा क और ति, युक्ति। तो इसका मतलब सही विकल्प होगा इसका यण संधि। आप लोग नियम जानते ही होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का ही मतलब होता है कि आपने सभी नियमों को क्या किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि आपको अगर रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद आ जाएगा जो जो आप चीज़ें पढ़े हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सदानंद। ठीक है, तो देखेंगे सत धन आनंद, सत धन आनंद, सद धन आनंद, या सदा धन आनंद। तो अब हम देखते हैं सत्य होगा कि नहीं होगा। तो त में से अगर अ निकलेगा और यहाँ पे निकलेगा सदा, तो अ, त और अ तो कभी मेल होता ही नहीं है, तो ता हो जाता, तो सताधन हो जाएगा। तो ये भी बी विकल्प किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, गलत है ये। सद और आनंद का अगर करेंगे तब भी नहीं विकल्प बैठेगा, और सदा आनंद करेंगे तो दोनों में आ मिल जाएगा, तो ये आ मिल करके नहीं इसका निर्माण कर पा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सत धन आनंद। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो त लगा हुआ है वो उसके नीचे हलंत लगा है, और जब हलंत लगता है तो ये त संबंधी नियम बन जाता है, और कहा जाता है, अब यह व्यंजन का पहला रूल है, यदि क, च, ट, त, प का मेल वर्ग के तीसरे,
चौथे या किसी स्वर से या य र ल व ह से हो जाता है तो त का क्या हो जाता है, परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो पक्का है कि त का त थ द और त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। इसीलिए क्या हो जाता है, स दा नन द। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ए। और ये संधि अगर पूछ ले कि इसके अंदर कौन सी है तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ठीक है। अगला है श्रद्धानंद। तो एकदम सेम उसी तरह है, श्रद्धानंद। अब देखिए यहाँ पे द तो लिखा है, द के नीचे हलंत भी है, लेकिन अगर हम लोग लिखा जाए तो हम लोग ऐसे भी श्रद्धानंद को लिखते हैं, यूं भी, श्र और धानंद। ठीक है। तो द के नीचे ध लगाते हैं हम लोग, श्रद्धा, तो वो भी सही होता है। तो अ और आ का मेल जब होगा, यहाँ पर देखिए धा, श्रद्धा और आनंद, तो मतलब आ का मेल आ से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दीर्घ संधि में जा रहा है। तो निर्माण भी किससे हो कि अंत इसका रिजल्ट किस में आएगा, आ में आएगा। तो सही उत्तर होगा आपका श्रद्धा धन आनंद। और क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद। और संधि पूछेगा तो ये कौन सा होगा, दीर्घ संधि। ठीक है। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो हम लोग ऊपर से देखते हैं, पहले संधि, इसका सही उत्तर होगा आपका संधि। लेकिन बाकी उत्तरों को भी देखेंगे कि ये क्यों दिए हुए हैं। तो पहला उत्तर देखते हैं, संधि को छोड़ करके उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के क्या होता है, प्रारंभ में लगाया जाता है, जिससे उसके मूल भाव में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग एक तरह से अव्यय की तरह कार्य करते हैं। अव्यय मतलब जिनमें कोई भी परिवर्तन न किया जा सके। ठीक है। समास क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ जो समास हो, हम उसको विग्रह के दौरान जब हम क्या करते हैं, उसका सूक्ष्म रूप का निर्माण, जैसे कहता है राजा का पुत्र, और हमको जब उसका समास विग्रह करना रहेगा तो हम कहेंगे राजपुत्र। ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सामासिक पद का निर्माण किया, मतलब समस्त पद का निर्माण किया। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उसके मूल भाव में क्या करता है, परिवर्तन करता है। प्रत्यय भी दो तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये इतना लंबा चौड़ा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन। ठीक है। दो वर्ण मतलब जैसे मैं लिखता हूँ, चलिए आपको मैं उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो अभी हम लोग ने लिखा था, अतियुक्ति। तो हम लोग लिखे थे अति धन युक्ति। ठीक है ना। तो ये त वर्ण और य वर्ण, इन दोनों के मिलन से क्या हुआ, ई और उ के निर्माण से क्या बना, यू हुआ। तो जब दो वर्ण आपस में मिले और उनमें विकार या परिवर्तन हुआ तो यह कंडीशन किस में उत्पन्न होती है, संधि में। इसीलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, संधि। ठीक है। अगला चलते हैं, मनोहर। मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। अब देखिए मनोहर शब्द प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लग रहा है कि गुण में जाना चाहिए, क्योंकि गुण में ए ओ अर आता है, लेकिन गुण के साथ क्या होता है कि अ का मेल ए से या ओ से या री से होना चाहिए, जैसी कंडीशन यहाँ नहीं बन रही है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मन धन ओहर हो जाएगा, मन धन अहोर हो जाएगा। तो कोई भी शब्द इसमें बैठ नहीं रहा है। तो हम लोग ओ के नियम में, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि अगर ओ का नियम दीर्घ संधि में नहीं, गुण संधि में अगर नहीं बैठता है स्वर में, तो पक्का है कि वो फिर कहाँ पे जाएगा, वो विसर्ग में जाएगा। तो हमको एक बार विसर्ग में क्या करना है, इस चीज़ को ट्राई करना है। तो ट्राई कैसे करेंगे, तो विसर्ग में जब मनोहर को हम तोड़ते हैं तो वो टूटता है आपका मनः धन हर। अब देखिए ये क्या होता है, नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ जाए और उसका मेल वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है, या
स्वर से हो, स्वर में कौन सा, अ, तो ये विसर्ग जो है वो ओ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब मनः में से क्या आ गया, न, तो न में क्या आ गया, अ, और यहाँ से क्या आ गया, ह, तो क्या ह किस में आता है, प, फ, ब, भ, म, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखेंगे य, र, ल, व, ह, इसका मतलब 3 4 5 के अलावा यहाँ पर य, र, ल, व, ह, यह भी क्या होता है, नियम के अनुसार जुड़ता है। तो अब ह हमारा मेल खा गया है, तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो ये अब पक्का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नियम होते हैं ढेर सारे, और आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नियम के आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों विसर्ग संधि। अगला है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देख रहे हैं कि इस पे अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है ना, और जब अनुस्वार लगा रहता है किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह डॉट बिंदु, तो इसका मतलब ये पक्का कहाँ से आता है, म से, क्योंकि अनुस्वार में दो ही नियम काम करते हैं, या तो वो स्पर्श व्यंजन के साथ काम करेगा और या तो वह आपका ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन के साथ काम करेगा। ठीक है, बाकी किसी के साथ उसका बहुत ज़्यादा मेल नहीं होता है। तो अब आपको देखना है कि ये अनुस्वार अगर आया है तो इसका मतलब पक्का है कि म से हटाकर ही ये आया होगा। तो हमें एक ऐसा खोजना है कि जो यहाँ पर इसके म का निर्माण करता हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर चेक करूँ तो सम धन गम, तो अगर मैं म और ग को करूँगा तो इस तरह का नियम नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इस वाले आधे म को हटाऊँ और इस म की जगह पे अंक की बिंदु लगाऊँ तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नियम भी हमारा यही कहता है कि सम धन गम। ठीक है, और नियम के अनुसार म का नियम होता है कि यदि म का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो उसका परिवर्तन अनुस्वार या पंचमाक्षर में हो जाता है। तो पंचमाक्षर की कंडीशन तो बन नहीं रही है, तो बन किससे रही है, अनुस्वार की बन रही है, इसलिए सही विकल्प आपका होगा बी। ठीक है, अगला है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो पहला विकल्प है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, फिर है बहुव्रीहि समास, फिर है द्वंद्व समास। तो एक एक करके देखते हैं। अव्ययी भाव समास कहता है कि मेरा पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। मतलब जिस अव्यय मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, देश शब्द में परिवर्तन हो सकता है, इसका लिंग भी बदला जा सकता है, बहुवचन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अव्ययी की कंडीशन किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तत्पुरुष को देखेंगे तो देश भक्ति को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका विग्रह बनेगा तत्पुरुष के अनुसार, देश के लिए भक्ति। ठीक है, बहुत सी किताबों में कभी कभार तत्पुरुष में ही मिलता है देश की भक्ति, लेकिन ज़्यादातर सही क्या होता है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो उत्तर इसका सही क्या होगा, तत्पुरुष। लेकिन बाकी विकल्प भी हम देखते हैं। बहुव्रीहि क्या होता है, बहुव्रीहि कहता है कि मेरा पूर्व पद और मेरा उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ दशानंद, तो दस और आनंद है, लेकिन बात किसकी अब हो रही है, रावण की हो रही है। जब तीसरे पद की बात होगी तो फिर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो इसलिए बहुव्रीहि भी विकल्प नहीं होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या कहता है, द्वंद्व कहता है कि मेरा पूर्व पद और मेरा उत्तर पद मतलब दोनों प्रधान होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, तो दोनों पद यहाँ क्या है, प्रधानता होती है। प्लस योजक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। कभी कभी योजक चिन्ह के बिना भी लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष पे अगर हम पहुँचे अगर इसको, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी एसटी स्टार्टिंग की है, बहुत से लोगों को नियम थोड़े कम याद रहते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग का स्तर बढ़ता जाएगा, हम नियम जानते जाएंगे,
वैसे वैसे हम अपने इस पेपर के लेवल को भी थोड़ा थोड़ा क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अगला है राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो आपको पता ही होगा तत्पुरुष समास क्या होता है, कारक विभक्तियों से टूटता है। इसमें कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक का क्या होता है, भेद लिया जाता है, कर्म से लेकर के अधिकरण तक। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहता है कि हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में चार शब्द आपको पता होना चाहिए। पहला होता है विशेषण, दूसरा है विशेष, तीसरा है उपमेय और अगला है उपमान। तो इन्हीं के आधार पर इसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो कहीं पर भी विशेषता के बारे में बात नहीं हो रही है, न तुलना हो रही है, तो यह भी विकल्प आपका नहीं होगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है चरण कमल। ठीक है, तो चरण कमल में कर्मधार समास के लिए मैंने बताया था कि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होना चाहिए। तो यहाँ पर तुलना या समानता दिख तो रही है, तो हो सकता है। बहुव्रीहि देखते हैं, बहुव्रीहि में तो किसी तीसरे के बारे में बात होती है, तो तीसरे का पद का यहाँ बोध नहीं हो रहा है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद होता है, वो भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। और तत्पुरुष समास से चरण और कमल को हम लोग तोड़ सकते हैं, चरण का कमल, चरण को कमल। तो इस तरह की भी कोई यहाँ पर अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन चरण कमल बोलने से ये पता चल रहा है कि हम किसी की तुलना या किसी से समानता बता रहे हैं। और ये समानता किस में बताई जाती है, केवल कर्मधारय समास में। और इसका विग्रह जब होता है तो होता है कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। ठीक है, और दूसरे तरह से भी कई किताबों में टूटा रहता है, कमल रूपी चरण। दोनों ही आपका क्या है, सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। जैसा विकल्प रहेगा आप इस दोनों में से कोई भी एक चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों सही विकल्प आपका क्या होगा, कर्मधारय समास। अगला है महाजन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है ना, तो महाजन शब्द में वो जन कैसा है, महान है। मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, तुलना हो रही है, समानता बत रही है, विशेषण विशेष का बोध हो रहा है। तो आपको पहले से पता है कि ऐसी कंडीशन किस में आती है, कर्मधारय समास में। द्वंद्व में तो तुलना आपका क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होना चाहिए। तो हर कंडीशन में इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्मधारय समास। और इसका विग्रह होगा महान है जो जन, और वो क्या बन जाएगा, महाजन। ठीक है, अगला है कठफोड़वा। ठीक है, तो कठफोड़वा का क्या हो जाएगा समास, द्वंद्व समास आपका होगा नहीं। द्विगु समास में पहला पद संख्या होना चाहिए, तो संख्या भी नहीं दिख रही है। नीचे देखते हैं तत्पुरुष और कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण विशेष होनी चाहिए। ठीक है, और तत्पुरुष क्या होता है, कारक विभक्तियों से टूटता है। तो यहाँ पर कारक विभक्तियों से टूट जाएगा। कठफोड़वा, कठफोड़वा क्या होता है, जो पेड़ को क्या करते हैं, जो छेद कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गाँव में गए होंगे तो पेड़ों के अंदर जो सुराख करके पक्षी रहते हैं वो क्या होते हैं, कठफोड़वा होते हैं। तो क्या होता है, काठ को फोड़ने वाला क्या हो जाएगा, कठफोड़वा। तो इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या बनेगा आपका, तत्पुरुष समास। अगला है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम किसी अक्षर पर बल देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि महात्मा गांधी को बापू, तो बापू शब्द आया, तो बापू शब्द को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। और ये उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा, इकहरा।
लेकिन जब हम पूरे सेंटेंस को दोनों तरफ से क्लोज करते हैं तो दो तरह के लगते हैं। देखिए, आपको लगाना भी आना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ आके ये क्या होता है, क्लोज है। तो ये क्या होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। इसका प्रयोग किसी वाक्य या सेंटेंस को कोट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब अक्षर या शब्द पर विशेष बल या कोट करने की बात आए तो हमारे लिए कौन सा होगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों सही उत्तर इसका क्या होगा, ए, इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। विवरण चिन्ह आपका आएगा नहीं। विवरण चिन्ह में क्या होता है, हम एक्सप्लेनेशन करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है। और विस्मरण चिन्ह नाम का कोई चिन्ह होता ही नहीं है। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इकहरा उद्धरण चिन्ह। आगे देखते हैं, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं, मैं लिखता हूं कि राम कुमार उपाध्याय ब्रैकेट में अर्जुन को इस महाभारत सीरियल में काम मिला। तो इसका मतलब राम कुमार उपाध्याय ब्रैकेट में जो अर्जुन है वो अर्जुन विशेषता बता रहे हैं राम कुमार उपाध्याय की। तो जब भी हम किसी कठिन शब्द का अर्थ लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो हम उसके सामने क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। तो उसमें क्या होता है, उसका कंसाइज अर्थ लिखा रहता है। तो अगर किसी कठिन शब्द को एक्सप्लेन करना रहे तो हम उसके लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक। कौन सा लगाएंगे, कोष्टक। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, लंबा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है। उपविराम क्या होता है, किसी भी अगर बुक या नॉवेल का नाम लिखना हो तब ये दो ऊपर नीचे डॉट लगते हैं, उपविराम होते हैं। ठीक है। विवरण चिन्ह आपको पता ही है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, कोष्ठक। ठीक है। बी उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा। अगला होगा गांठ का पूरा मुहावरा का अभिप्राय। ठीक है ना, मतलब अपने आप में संपूर्ण। तो विघ्न आना तो संपूर्णता का कहाँ प्रतीक है, बेफिक्र होना यह भी संपूर्णता का प्रतीक नहीं है, शक्तिहीन और मालदार। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, मालदार होना। ठीक है। अगला है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो आप देखेंगे बी से लेकर डी तक के कोई ऑप्शन लाभ ही लाभ को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका होगा पांचों उंगलियां घी में। हम लोग आए दिन इस कहावत को कहते भी हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो ये क्या है, एक तरह से लोकोक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला है सिर से पानी गुजर जाना। मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की इंतहा हो जाए। तो गहरे पानी में स्नान करना नहीं बैठ रहा है दोस्तों। सहनशीलता की सीमा टूटना, ये हो सकता है। अच्छे प्रकार से सिर धोना और डूबने से बचना, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे सही उत्तर आपका निकल के आता है, इसमें क्या है, सहनशीलता की सीमा का टूटना। तो विकल्प बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, साँच को आँच नहीं, सावन हरे न भादो सूखे, और है भगते चोर की लंगोटी ही सही, सहज पे सो मीठा होए। तो सही उत्तर इसका होगा आपका सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है ना, मतलब एक समय एक परिस्थिति के अनुसार सामान्य बने रहना, न तो बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होना और न ज़्यादा बहुत सुख का अनुभव होना। हर परिस्थिति में एक समान व्यवहार करने वाला व्यक्ति क्या होता है, सबसे बड़ा आदर्श स्थापित करता है। तो सही उत्तर होगा सावन हरे न भादो सूखे। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों 12, 14, 16, 18। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला है छंद में, किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो देखिए जो छंद जो होता है वो मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वाणिक छंद। तो वाणिक छंद से वनडे एग्जामिनेशंस में कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मात्रिक छंद से प्रश्नों की आवृत्तियाँ क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या होता है, सम मात्रिक छंद,
विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद, 3 प्रकार होते हैं। तो जो 6 चरण वाले होते हैं उन्हें कहते हैं विषम मात्रिक छंद। क्या बोलते हैं? विषम। ठीक है। तो विषम में जो होता है वो केवल एक ही उदाहरण इसका इसमें है। चौपाई आपका क्या होती है? सम और सम में आ जाएगा, सोठा भी आ जाएगा, बरवे भी आ जाएगा। तो एक केवल जो छप्पे बजता है वही एक विषम मात्रिक छंद में आता है। तो छप्पे के साथ क्या होता है कि इसका जो ऊपर का 4 चरण होता है वह रोला होता है और 2 चरण जो होते हैं वो होते हैं उल्लाला। और क्या होता है? ये विषम हो जाता है और यही 4 और 2 मिलकर के क्या बनते हैं? 6 चरण बनते हैं। ठीक है। अगला है, जिस छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? हम लोग पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? चौपाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जब शब्द के माध्यम से अर्थ प्रकट होते हैं तो शब्दालंकार, और अर्थ के माध्यम से जब अर्थ प्रकट होता है तो अर्थालंकार। तो अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो ये शब्दा में जाएगा। यमक में भी एक ही शब्द 2 बार आ जाते हैं और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब ये भी शब्दा में जाएगा। वक्रोक्ति में भी क्या होता है कि वाक वक्र की तरह टेढ़ी हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, को तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, वक्रोक्ति अलंकार। यमक अलंकार, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। अनुप्रास में चरण कमल बंदो हरियाई, नहीं होगा? नहीं। तरनी तरुंदा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ये एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हो गए ये आपके शब्दा के हो गए। अगला बचा कौन सा? प्रतिवस्तुपमा अलंकार। ये एक अलग अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? एक ही गुण धर्म को अलग अलग रूप रंग दे करके क्या किया जाता है? व्यक्त किया। जैसे मैं कहूँ तुम बहुत ही सुंदर हो, सजीले हो, सुनहरे हो, सुहाने हो, बहुत ही अच्छे हो। तो मतलब एक ही व्यक्ति के मैंने कई गुणों को क्या किया? अलग अलग रूपों में क्या किया? व्यक्त किया। तो ऐसा जब अलंकार में होता है तो क्या होता है? प्रतिवस्तुपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है। अगला है, 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बेर और 3 बेर, तो एक 3 का होता है 3 बार, और एक बेर का मतलब होता है 3 बैर के दाने, कि वह 3 बार और 3 बैर के दाने खाती है, या 3 बैर के दाने 3 बार खाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो होगा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ऐसी कंडीशन किस में बनती है? यमक अलंकार में। अगला है अनुप्रास में। इसमें देखते हैं, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ सबके लिए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर। और सुबरन शब्द एक ही बार आया, कवि व्यभिचारी चोर, मतलब कवि कहता है कि मेरे लिए भगवान ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण करे कि मैं एक कविता का निर्माण कर दूं। चोर सोचता है कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं इस विश्व का सबसे अमीर इंसान हो जाऊँ। और व्यभिचारी सोचता है कि भगवान मुझे इतना रूप रंग दे दे अच्छा कि मुझको जो भी देखे वो मुझ पर मोहित हो जाए। तो श्लेष अलंकार, एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ सबके लिए क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये नहीं होगा। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी भी बात को किसी और के माध्यम से कहना। और इसमें जय सिंह और बिहारी जी का बहुत फेमस संवाद है जो होता है, जिसमें वो उनके क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं और उनको भौरे से तुलना करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली में ही बंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है। तो यहाँ पर किसी और को कहने वाली बात किसी और माध्यम से कहना, जो कंडीशन इसमें नहीं दिखती है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? यमक अलंकार। बहुत इजी होता है अलंकार। एक बार आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो आपका कभी भी गलत होने वाला
नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले विकल्प से चलते हैं। उत्प्रेक्षा, अगर उत्प्रेक्षा को आपको पहचानना हो तो आपको दो शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। पहला शब्द है कल्पना या संभावना, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की कल्पना या संभावना व्यक्त होती है तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल्पना या संभावना अभिव्यक्त नहीं हो रही है, जिस कारण उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, ठीक है। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को पहचानने का होता है कि यहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मुझे प्लास्टिक जैसा खिलौना चाहिए, तो मैं तुलना करता हूँ कि मुझे खिलौना कैसा चाहिए, प्लास्टिक। मैं कहूँ कि नहीं मुझे चांद चाहिए, तो चांद में अब मैं खिलौना नहीं मांग रहा हूँ, मैं चांद। तो इसी पे एग्जाम्पल है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो अब भगवान श्री कृष्ण मैया से ये नहीं कहते हैं कि मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, वो अब खिलौने के रूप में क्या मांगते हैं, चंद्रमा को ही मांग लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि मुझे रतन मिल गया है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुझे भगवान का नाम ही क्या है, रत्न है, ठीक है। उत्प्रेक्षा का भी एग्जाम्पल आपको बता दे, कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मतलब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उत्तरा विलाप करती है और उस जैसे किसी आँख में जब आंसू भर जाता है और आंखें चमकने लगती हैं, तो ये क्या है, सब कल्पनाशील बातें हैं, ठीक है ना। उपमा में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की तुलना या समानता बताई जाती है और अतिशयोक्ति में किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब उसका मन पीपल के पत्ते की तरह क्या हो गया, डोल गया है। इसका मतलब वो तुलना अपने मन की किससे कर रहा है, पत्ते से कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। अगला है, भाषा और लिपि है एक दूसरे की विरोधी। दोस्तों अगर विरोधी होती तो क्या हम इस पे काम कर पाते, तो विकल्प एक गलत है। एक दूसरे की प्रतिद्वंदी, ये भी गलत है। एक दूसरे की पूरक, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। इससे अच्छा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा विकल्प कौन सा, सी। अगर ये एक दूसरे की पूरक ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, अपभ्रंश लिपि। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने बचपन से पढ़ के आए हैं कि हमारी देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका मैंने विथ एक्सप्लेनेशन क्या किया, यहाँ पे वर्णन किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके बारे में अपनी अनमोल राय हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग आगे के वीडियो में उस चीज़ को क्या कर सकें, सुधार कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।